हेलो एवरीवन। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट जो की फैक्ट्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने DBMS में थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है और आप इस वीडियो को देखते हो तो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होगी। एक तरह से रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ जो है की फैक्ट्स जो हैं वो नोट करके यहाँ रखे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एक बार आप इनको सुनोगे तो होपफुली कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला हमने टर्म लिखा है डेटा। तो डेटा क्या होता है एग्जैक्टली DBMS के रिगार्ड्स में डेटा की हम बात करें, डेटा क्या होता है, हर जगह डेटा की बात करते हैं। तो देखो, डेटा और इन्फॉर्मेशन ये दो ऐसे टर्म हैं, इनको हम जब आपस में कंपेयर करते हैं तो ईजिली इनको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो देखो, डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट ऐसी चीज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसा टर्म जिसका कोई मीनिंग ना हो। मीनिंगलेस थिंग्स आर कॉल्ड डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूँ, जैसे मैंने एक नेम लिखा, सपोज़ मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैंने लिखा, ठीक है, प्रदीप। ओके, सो ये प्रदीप आपके लिए क्या है? ये एक डेटा है। क्यों है ये डेटा? क्योंकि प्रदीप क्या है आप नहीं जानते हो। ठीक है, प्रदीप क्या है आप नहीं जानते हो। लेकिन अगर हम इस प्रदीप डेटा के साथ कुछ और इससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर लें और उनको फिर एक साथ इंटीग्रेट कर दें तो फिर ये इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि प्रदीप कहाँ रहते हैं, प्रदीप क्या करते हैं, उनकी एज क्या है, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो मतलब इस तरह के सारे डेटा, ठीक है, ये अलग अलग डेटा हैं। जब मैं इनको एक साथ रखूँगा, इंटर रिलेट कर दूंगा, देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। सो हम एक सिंपल लाइन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा आर रॉ फैक्ट्स, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग ना हो, ऐसी चीज़ को हम डेटा बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जो मीनिंगफुल डेटा होता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें मिला के इन्फॉर्मेशन बनाती हैं। सो इन्फॉर्मेशन मीन्स when we put data into organized way, okay, and that gives some meaning, then it is called information. So meaningless things are called data and meaningful things are called information. ये दो फैक्ट्स हैं। दूसरा अगला टर्म हमारे पास आता है डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज डेटाबेस, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। एंड व्हाट इज अ टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो रोज एंड कॉलम्स, जैसे हमारे पास एक टेबल हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये टेबल है हमारे पास, ये कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे रोज हैं। तो इस तरह से हमारी टेबल होती है। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे जो ये वर्टिकल चीज़ होती है इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो हमारे पास कितने कॉलम है इस टेबल में? 1 2 3 4, हमारे पास 4 कॉलम है। और इस टेबल में हमारे पास रोज़ कितने हैं? तो देखिए, ये वाला जो पहला वाला जो ये फील्ड होगा, इसमें हम जो है कॉलम्स के नेम रखेंगे, कॉलम नेम। तो हमारे पास रोज़ कितने होंगे इसमें? 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, हमारे पास 3 रो होंगे जो डेटा जिसमें हम रखेंगे। जो ऊपर वाला ये वाला जो एरिया होगा, यहाँ पर हम कॉलम्स के नेम रखेंगे। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए टेबल से रिलेटेड। तो टेबल में देखिए कौन सी चीज़ को हम क्या क्या बोलते हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा है इसको हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम का दूसरा नाम होता है फील्ड, और फील्ड का एक और ऑल्टरनेटिव नेम होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, जब आप ER मॉडल पढ़ोगे आगे, एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, तो वहाँ पर एक टर्म आता है एंटिटी, एक आता है एट्रीब्यूट, और फिर रिलेशनशिप। ये 3 चीज़ें आती हैं वहाँ पर। तो जो ये कॉलम जो होता है यही एट्रीब्यूट भी बोलते हैं इसको। मीन्स जब हम ER मॉडल बनाते हैं तो ER मॉडल में अगर हम कहीं एट्रीब्यूट टर्म यूज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली हम टेबल में कॉलम की बात कर रहे हैं। तो ये कॉलम्स हमारे पास, ठीक है, कॉलम, एट्रीब्यूट, फील्ड, ये नाम होता है। जैसे इस टेबल में हम बनाते हैं, टेबल का नाम मैंने रखा सपोज करो एम्प्लॉई। इस टेबल का नाम मैंने रखा सपोज करो एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई का पहला कॉलम हो जाएगा एम्प्लॉई की ID, दूसरा कॉलम हो जाएगा एम्प्लॉई का नेम, तीसरा कॉलम हो जाएगा एम्प्लॉई की डेट ऑफ बर्थ, तीसरा कॉलम होगा एम्प्लॉई का डेजिग्नेशन, और ऐसे करके सो ऑन, बहुत सारे कॉलम्स हम रख सकते हैं। अब इसमें फिर हम डेटा रखेंगे। तो पहला एम्प्लॉई, उसकी ID सपोज 1, उसका नाम है मान लीजिए A, उसकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1990, उसका डेजिग्नेशन है मान लीजिए एरिया मैनेजर, एंड सो ऑन।
ऐसे पे सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, फोर्थ एम्प्लॉय, ऐसे डेटा टेबल में स्टोर होता जाता है। तो देखो कुछ टर्म्स है जो हमें डीबीएमएस में याद रखनी चाहिए टेबल में कि कौन सी चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ये रोज़ हैं, तो ये हमारा कॉलम हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, रो हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा, इसको हम बोलते हैं कॉलम का नेम। ठीक है, जिसको या एट्रीब्यूट नेम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये है इसको हम बोलते हैं रो, वन रो, या इसको डेटाबेस की लैंग्वेज में टपल बोलते हैं, TUPLE, टपल। ठीक है, या इसको हम वन रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सारे ऑल्टरनेटिव नेम है, वन रो, वन टपल, वन रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसा करके हम इन सब चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसमें कोई डेटा, ये वैल्यू रखी हुई है, तो ये अगर ये सिंगल वैल्यू को और हम इसको देख रहे हैं तो ये एक डेटा है। अगर हम इस सिंगल वैल्यू को देख रहे हैं ये भी एक डेटा है। लेकिन अगर हम इसको कलेक्टिवली, इसको पूरे रो को एक साथ उठाते हैं, पूरे रो को कलेक्टिवली एक साथ उठाते हैं, तो ये एक क्या होगा, इंफॉर्मेशन। दिस विल कॉल एज इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेरियस टेबल्स। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। एंड व्हाट इज ए टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगला टर्म हमारे पास है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है, आप समझ ही गए होंगे, आपने पढ़ लिया होगा इसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बेसिकली ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये जो है इंटर रिलेटेड डेटा और उस डेटा को कैसे मैनेज करना है उसके लिए सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट टूल्स, इन सब से मिलकर डीबीएमएस हमारा बनता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, डेटाबेस डीबीएमएस के आगे हमने लगा दिया आर, तो ये बन गया रिलेशनल। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जब डेटा जो है टेबल्स के फॉर्म में रखा जाएगा और वो डेटा आपस में इंटर रिलेटेड होगा, तो हम उसको बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। या हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा डीबीएमएस जो रिलेशनल डेटा मॉडल को फॉलो करता है उसको हम RDBMS बोलते हैं। तो अब ये एक टर्म आगे आएगा, डेटा मॉडल। ठीक है, तो डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है, डेटा मॉडल क्या होता है? तो डेटा मॉडल जो होता है बेसिकली ये एक तरीका होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, कि डेटा हमारा कलेक्ट करके किस तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में रखना है, उसके लिए मॉडलिंग हम करते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम डेटा को कैसे रखना है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो फेमस डेटा मॉडल्स हैं, एक है ER मॉडल, ER डेटा मॉडल, ये आपने पढ़ा होगा, ER डेटा मॉडल। और दूसरा जो हमारे पास फेमस डेटा मॉडल है वो है रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से लिख देते हैं, ER मॉडल। एक तो है ER मॉडल डेटा मॉडल और दूसरा है R फॉर रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास दो डेटा मॉडल हो गए, ER मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके अलावा और भी मॉडल्स होते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर पढ़ने के लिए दो मॉडल हमारे पास सफिशिएंट होते हैं। ER मॉडल बेसिकली क्या होता है कि डेटाबेस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि पिक्चर के फॉर्म में डेटाबेस कैसा दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं ER मॉडल। ER मॉडल में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होती है एंटिटी, एक होता है रिलेशनशिप और एक होता है एट्रीब्यूट। ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा उसके बारे में। और दूसरा मॉडल हमारे पास होता है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में बेसिकली जो डेटा है वो टेबल्स के फॉर्म में रखा जाता है। मतलब एक्चुअली जो हमारा जो डीबीएमएस है, RDBMS है, जो डेटा जिस फॉर्म में डेटा को रखता है उसी को हम रिलेशनल डेटा मॉडल ही बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी डीबीएमएस अगर रिलेशनल डेटा मॉडल के रूल्स को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है ना, तो ये दो मॉडल हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ER मॉडल और रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल का मतलब होता है कि डेटा टेबल्स के फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना और उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको अप्लाई करना। और ER मॉडल हमारा क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो डेटाबेस को पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में रखता है। ठीक है, उसको हम ER मॉडल बोलते हैं। तो थोड़ा सा आगे मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी हम छोटी छोटी डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करके कवर करके आगे चलते जाते हैं। तो आप देखिए हमारे पास डीबीएमएस और RDBMS हो गया। तो डीबीएमएस एक, ठीक है, जिसमें डेटा जो है इंटर रिलेटेड नहीं रहेगा। ठीक है, पहले डीबीएमएस चलते थे, लेकिन आजकल जितने भी हैं सारे डेटा स्टोरेज, जितने भी सिस्टम होते हैं सारे RDBMS होते हैं। जैसे RDBMS का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे एक होता है ऑरेकल, आपने सुना होगा, ऑरेकल का डेटाबेस आता है ना, तो ऑरेकल का जो डेटाबेस है वो बेसिकली एक RDBMS का एग्जाम्पल है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का MS, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर नाम से आता है। आपने एक पढ़ा होगा ओपन सोर्स MySQL। ठीक है, आपने एक IBM कंपनी का पढ़ा होगा DB2। ये सारे बेसिकली क्या हैं, ये हमारे RDBMS के एग्जाम्पल हैं।
ये सारे हमारे RDBMS हैं। इनफैक्ट एक RDBMS आपके कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप यूज़ कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है उसमें। जैसे MS ऑफिस टूल होता है ना, MS ऑफिस टूल में एक एप्लीकेशन होता है MS एक्सेस, अगर आप उसको देखना कभी, MS एक्सेस, तो MS एक्सेस भी बेसिकली इनबिल्ट डेटाबेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, MS ऑफिस, ठीक है। MS एक्सेस, तो MS एक्सेस भी क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये फाइल सिस्टम वर्सेस DBMS की बात आती है। तो फाइल सिस्टम और DBMS में क्या फ़र्क है, तो देखिए पहले फाइल डेटा को जो है फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता था, सिंपल, जैसे टैब, मतलब लाइक वर्ड्स की फ़ाइल हो गई या एक्सेल की फ़ाइल हो गई या और दूसरे इस तरह के चीज़ें हो गई जिसमें डेटा को इस तरह से मतलब एक कॉम्प्लेक्स वे में स्टोर करके रखा जाता था, सिंपल वे में, तो उसको हम फाइल सिस्टम बोलते थे। अब डेटा अगर टेबुलर फॉर्मेट में रखा जा रहा है, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब दोनों में फ़र्क पूछा जाता है कि फाइल सिस्टम में और DBMS में क्या फ़र्क है, तो देखिए बहुत सारे फ़र्क हैं। फाइल सिस्टम में डेटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, DBMS में सिक्योरिटी एनहांस हो गई। फाइल सिस्टम में डेटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम थी, एक ही चीज़ को कई जगह पर रखा जाता था तो डेटा डुप्लीकेसी होती थी, और डेटा डुप्लीकेसी होने से साइज़ जो है अननेसेसरीली सिस्टम में ऑक्यूपाई होता था। DBMS में क्या होता है कि अगर एक ही आदमी है उसका डेटा एक जगह रखा जाएगा बस। फाइल सिस्टम में क्या होता था कि एक आदमी है उसका 10 जगह डेटा अगर है तो 10 जगह रखा जाएगा अलग अलग। DBMS में एक आदमी का डेटा एक जगह रखा जाएगा, वहीं से सेंट्रली उसको एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो कंकरेंसी, फाइल सिस्टम में कंकरेंसी नहीं हो पाती थी, DBMS में कंकरेंसी हुई। कंकरेंसी का मतलब कि एक टाइम पर कई काम करना, ठीक है, एक टाइम पर कई काम करना, एक टाइम पर कई सारे चीज़ों को हैंडल कर लेना, तो ये कंकरेंसी नहीं थी उसमें। सिक्योरिटी एनहांस हो गई है DBMS में, फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम था। इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा जो है हमने डाला है वो सही है या नहीं है, इसकी गारंटी नहीं होती थी। लाइक जैसे मैंने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक अकाउंट A है मेरे पास, एक अकाउंट B है, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए इसका बैलेंस है, मान लीजिए 100 रुपये, इसका बैलेंस है 50 रुपये, ओके। तो मैंने क्या किया, इस 100 में से 20 रुपये B को भेजे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका 80 रुपये हो जाना चाहिए और इसका 70 रुपीज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा हुआ है, नहीं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा एक जगह से निकला तो दूसरी जगह पहुंच के एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ। फाइल सिस्टम में हम इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर पाते थे, DBMS में ये 100% होता है। जैसे हम बैंक में हम जाते हैं, ATM हम यूज़ करते हैं, सारे DBMS का कंसेप्ट वहाँ पर चलता है, ठीक है। तो ये DBMS और फाइल सिस्टम में इस तरह के डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो। फिर एक टॉपिक आता है डेटाबेस लैंग्वेजेस। तो डेटाबेस की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो डेटाबेस की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। डेटाबेस लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिन लैंग्वेज को यूज़ कर, देखो हर चीज़ कंप्यूटर में या इन जनरल भी अगर हम बात करें नेचुरली भी, तो देखो कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना। आप हिंदी जानते हो, मैं हिंदी जानता हूँ, हम आपस में हिंदी में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली डेटाबेस से अगर आपको बात करनी है, डेटाबेस से अगर आपको कुछ काम कराना है, तो आपको डेटाबेस की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेटाबेस की लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, जो एक लैंग्वेज है DDL, ये पढ़ा होगा आपने, ये है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरा है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एक है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो हमारे पास ये चार जो है बेसिक कैटेगरीज हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस की। DDL में अब देखो हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, ठीक है। हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, अपना ग्रामर होता है, उसका लिखने का तरीका बेसिकली कैसे लिखना है। जैसे आप C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो उसको लिखते हैं #include stdio.h, वो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मेन से स्टार्ट करेंगे, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, ऐसे एक तरीका होता है, तभी वो काम कर पाएगा। ऐसे DBMS में होता है। DBMS की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये लैंग्वेज होती है SQL स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। SQL एक लैंग्वेज है जो बेसिकली डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है, और उस SQL लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स होती हैं, उन कमांड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके ये 4 कैटेगरी हमारे पास बनाई गई है। SQL की कुछ कमांड्स को DDL बोला गया, कुछ कमांड्स को DML बोला गया, कुछ को DCL बोला गया, कुछ को TCL बोला गया। अब इन सब कमांड्स का काम क्या क्या है, तो देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स आएंगे उनका काम क्या होगा। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स होती है उनका काम होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। मतलब जब कभी भी डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे काम होगा, स्ट्रक्चर को बनाना, स्ट्रक्चर को बिगाड़ना, स्ट्रक्चर को डिलीट करना, स्ट्रक्चर को ड्रॉप करना, तो DDL लैंग्वेज की कमांड्स आती हैं। दूसरा आता है DML। इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन बनती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज, ऐसी कमांड्स का कलेक्शन को हम DML बोलेंगे जो डेटा मैनिपुलेशन के ऊपर काम करती हैं। लाइक डेटा को देखना, डेटा को अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना,
ठीक है ना, और डेटा को चेंज करना। तो देखो ऊपर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर पे, यह है स्ट्रक्चर को बनाना, बिगाड़ना या अपडेट करना। डीएमएल डेटा, अब स्ट्रक्चर बन चुका, उसके अंदर डेटा स्टोर हो रहा, अब उस डेटा की बात चल रही है। डेटा को देखना, जिसको हम रिट्रीवल बोलते हैं, रिट्रीव करना, या डेटा को चेंज करना, या डेटा को डिलीट करना, ये सब डीएमएल के अंदर आती है। फिर आती है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो डेटा को कंट्रोल करना, ठीक है। यूजर्स मतलब कौन कौन यूजर्स या किस तरह से डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। फिर आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो डेटाबेस में एक टर्म यूज होता है ट्रांजेक्शन का, तो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना है, तो उन कमांड्स को हम टीसीएल बोलेंगे। तो देखो मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूं थोड़ा सा, सॉरी मैं आपको एक मिनट, क्या हो गया, हाँ तो एक मिनट में आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। तो देखो डीडीएल के अंदर कमांड्स आती हैं, एक आती है क्रिएट कमांड, ठीक है। जैसे आपने अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको याद आ गया होगा क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट दी डेटाबेस एंड डेटा टेबल्स। लाइक इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, इस तरह से करके। फिर एक कमांड होती है ड्रॉप, ड्रॉप कमांड होती है। ड्रॉप कमांड जो है डेटा को टेबल को डिलीट करने के लिए, डेटाबेस को या टेबल को डिलीट करने के लिए होती है। एक कमांड होती है ऑल्टर, ऑल्टर जो होती है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो इस तरह की जो ये कमांड्स होती है ये हमारी आती है डीडीएल के अंदर। दूसरा हमारा आता है डीएमएल। डीएमएल के अंदर कौन सी कमांड्स आती हैं, 4 तरह की कमांड आती हैं। जो डेटा को देखना, तो देखने के लिए कमांड होती है सेलेक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो उस टेबल के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना। दूसरा आता है अपडेट कमांड, अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड आप समझ ही गए होंगे, अपडेट का मतलब होता है डेटा को अपडेट करना, चेंज करना। फिर आता है डिलीट कमांड, ठीक है ना, डिलीट कमांड, तो सेलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है। तो इस तरह की जो ये हमारी कमांड्स होंगी ये किसके अंदर आएंगी, डीएमएल के अंदर आएंगी, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करना है। और एक होती है इंसर्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, तो इंसर्ट मतलब नया डाटा टेबल में इंसर्ट करना है। तो ये 4 बेसिकली मेनली कमांड होती है डीएमएल के अंदर आती हैं। फिर इसके अंदर आती हैं डीसीएल। डीसीएल होती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया था कि कौन कौन यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें 2 कमांड आती है मेनली, एक होती है ग्रांट कमांड और एक होती है रिवोक कमांड। तो ग्रांट और रिवोक जो होती है बेसिकली ये होता है कि कमांड किस यूज़र को ग्रांट देना है, एक्सेस देना कि वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके, किस यूज़र से परमिशन वापस लेनी, तो रिवोक करना। तो ये ग्रांट और रिवोक यूज़ होती है। और फिर एक होता है टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है कमांड होती है, एक होती है कमिट कमांड, कमिट COMMIT कमिट, और एक होती है सेव पॉइंट, सेव पॉइंट कमांड। तो ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ट्रांजेक्शन बेसिकली ये होता है कि एक से ज़्यादा डेटा मैनिपुलेशंस के कलेक्शन को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन आपने सुना होगा कि बैंक में ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, जैसे आप बोलते हो नॉर्मली कि मैं एटीएम जा रहा हूँ ट्रांजेक्शन करने, तो इसका मतलब क्या होता है कि कई सारे डीएमएल स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट होते हैं एक साथ, तो उनको हम टीसीएल बोलते हैं। तो जैसे एक अकाउंट से पैसा निकालना है, दूसरे में डालना है, तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए हैं अलग अलग, तो उनको कलेक्टिवली एक साथ रखना, ये एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो उसको कमिट करना, कमिट मतलब कि सक्सेसफुली कंप्लीट करना, जिसको कमिट कमांड बोलते हैं, सेव पॉइंट। तो इस तरह से करके आप इनको समझ सकते हो। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। तो देखो डीबीएमएस के एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, हर जगह डीबीएमएस का एप्लीकेशन। लाइक बैंकिंग में आप जाएंगे, बैंकिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन, एवरीवेयर देयर इज़ अ यूज़ ऑफ डीबीएमएस। तो एप्लीकेशन की अगर बात आती है तो आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, तो हर जगह डीबीएमएस का यूज़ होता है। इसके बाद है एसिड प्रॉपर्टीज़। इसमें एक टर्म यूज़ होता है एसिड प्रॉपर्टीज़, ACID, एसिड। तो एसिड में बेसिकली क्या होता है कि जो ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, ATOMICITI, एटॉमिसिटी। C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी, I स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो ये बेसिकली ट्रांजेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। डीबीएमएस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन जब आता है तो वो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सक्सेसफुली सेटिस्फाई करता है, और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। अगर आप एटीएम जाते हैं, ऐसे एटीएम में जाते हैं, अगर आप पैसे निकाल रहे हैं या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे, मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि एटीएम गए, पैसे कट गए अकाउंट से और निकल के नहीं आए, है ना। लेकिन वो ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली जो डेटा है वो ट्रांजेक्शन है वो सेटल्ड हो जाता है। तो
डाटा या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए और वो कहीं भी ना जाएं, या तो वो आगे पहुंचेंगे जहां आगे जाना था उसको, या पीछे आ जाएंगे वापस। तो ये हमारा एसिड प्रॉपर्टी की वजह से होता है। एटॉमिसिटी का मतलब ट्रांजेक्शन शुड बी एटॉमिक, मतलब एक ट्रांजेक्शन में एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब कि डेटा एक जगह से गया दूसरी जगह पहुंचना चाहिए। आइसोलेशन मतलब कि अगर हजारों ट्रांजेक्शन एक साथ होते हैं लेकिन कोई भी ट्रांजेक्शन किसी दूसरे को इंटरफियर नहीं करता, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। और चौथा होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो उस फेल की कंडीशन में डाटा जब स्टार्ट होता है सिस्टम तो वो ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेता है, इसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की होती है। इसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो देखिए एडवांटेज तो बहुत सारे हो जाएंगे, जैसे कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू आ जाएगा कि सिक्योरिटी डीबीएमएस में बहुत ज़्यादा रहती है, डाटा आपका सेफ रहेगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है, टाइम सेविंग प्रोसेस है, सेंट्रलाइज डेटा रहता है, सारे एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज कम होते हैं, जैसे कि डिसएडवांटेज ये, एक तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, दूसरा स्पेशलाइज मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं जिनको सीखा होता है वही इसको काम कर पाते हैं। तो इस तरह से करके आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस यूज़र्स। तो देखो डेटाबेस यूज़र्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है नेव यूज़र, NAIVE, नेव यूज़र। एक होता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र, एक होता है नॉन सोफिस्टिकेटेड यूज़र, और एक होता है स्पेशलाइज्ड यूज़र। ये 4 तरह के यूज़र्स होते हैं, डेटाबेस में एक्सेस होते हैं। तो नेव यूज़र वो होते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली डेटा पे काम नहीं करते हैं वो। जैसे बैंक के एम्प्लॉय को डेटाबेस की नॉलेज नहीं होती है, उनको एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है, वो सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, उन्हें पता रहता है कि यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो डाटा निकल के आ जाएगा, लेकिन वो एक्चुअली डेटाबेस पे काम नहीं कर रहे, वो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये नेव यूज़र्स होते हैं। दूसरा होता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो SQL लैंग्वेज पे काम करते हैं। तीसरा होता है नॉन सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स वो होते हैं जो कि मतलब कि कोई ना कोई सिस्टम उनको इंटरफेयर मिलेगा बीच में, उसके साथ वो डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे। फिर चौथा होता है स्पेशलाइजर वो होते हैं डायरेक्टली डेटाबेस के स्पेशलाइज होते हैं, डेटाबेस के वजह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस के ऊपर जो काम करते हैं। अब देखो ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल ही मैंने आपको बताया था। ER मॉडल वो होता है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक बताया EMP, तो ये एक एंटिटी हो गई। तो एंटिटी रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स, इनको डिनोट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो एंटिटी को डिनोट करने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। एक दूसरी एंटिटी होगी, मान लीजिए इधर एम्प्लॉई, इधर मान लीजिए है मैनेजर, यहाँ पर मैनेजर है, या कंपनी है, मान लीजिए कंपनी का नाम लिख देते हैं इधर कंपनी, ठीक है। तो एक कंपनी एंटिटी हो गई, एक एम्प्लॉय एंटिटी हो गई। अब देखिए रिलेशनशिप जो दिखाते हैं वो डायमंड से दिखाते हैं इस तरह से करके। तो एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि ये वर्क करता है, यहाँ पे ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये इस तरह से जाते हैं। अब जो ये एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स एंटिटी की क्वालिटी होते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय की क्वालिटी क्या होगी? एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन एंड सो ऑन। इस तरह से करके हमारे ये इस तरह से ER डायग्राम बनता है। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से करके ER डायग्राम बनता है। तो ER मॉडल जब बन जाता है तो वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटाबेस का। अब इसको हमें टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसी को बोलते हैं मैपिंग ऑफ ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल, क्योंकि रिलेशनल मॉडल का मतलब होता है टेबल्स और ER मॉडल का मतलब होता है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स को टेबल्स में कन्वर्ट करने को हम बोलते हैं मैपिंग ऑफ ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। तो ये कैसे होता है? जो हमारी एंटिटीज़ होती हैं ये सारी हमारी टेबल्स बन जाती हैं। तो एक टेबल ये बनेगी एम्प्लॉय नाम की, एक टेबल बनेगी कंपनी नाम की, ठीक है। और इनके बीच में रिलेशनशिप दिखा के हम इसको टेबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर आता है SQL। तो SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि एक लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती है। SQL इज़ मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर लैंग्वेज विच इज़ यूज टू एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। SQL के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, लेकिन SQL ज़्यादा पॉपुलर जो यूज़ होती है, जो मैंने अभी आपको ऊपर इसके सिंटैक्स कमांड्स के बारे में बताया था। फिर मैपिंग ऑफ ER मॉडल टू रिलेशन मॉडल अभी बताया मैंने आपको कि ER मॉडल आपने बनाया, उसको रिलेशन मॉडल मतलब टेबल्स में कन्वर्ट करने को, ये टॉपिक इसी के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद फिर आता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें
डेटाबेस के ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस को अप्लाई करके उसमें जो डिफिशियंसीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हटाया जाता है, डेटाबेस को परफेक्ट बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर जो है 5 नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म्स क्या कौन कौन सी होती हैं? देखिए, एक नॉर्मल फॉर्म होती है 1NF, जिसको बोलते हैं फर्स्ट NF, 2NF जिसको बोलते हैं सेकेंड NF, फिर 3NF, उसके बाद फिर आती है BCNF, BCNF को बोलते हैं बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म, फिर 4NF और फिर आती है 5th NF। ये हमारे पास 6 जो है नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें जो है ये पहला स्टेप ये होगा डेटाबेस के, जैसे डेटाबेस बना लिया आपने, उसके ऊपर हम 1NF के रूल्स लगाएंगे। तो इसके जो भी रूल्स होंगे वो उसके ऊपर लगाएंगे, इससे डेटा रिफाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे। तो जिस लेवल तक हम करना चाहते हैं उस लेवल तक हम इसको अप्लाई करते हैं। नॉर्मली ये कहा जाता है कि 3NF या BCNF तक अगर आपने डेटा को नॉर्मलाइज कर लिया तो आपका डेटा एक अच्छा डेटाबेस माना जाता है। तो देखिए 1NF के अंदर क्या होता है? 1NF के अंदर ये कहता है कि जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं उनके अंदर जो डेटा है वो एटॉमिक होना चाहिए। एटॉमिक मीन्स यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेसी कम से कम होनी चाहिए। दूसरा जो नॉर्मल फॉर्म होता है 2NF ये कहता है कि हमारे टेबल्स के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सारे कॉलम्स प्राइमरी की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो प्राइमरी की वगैरह ये आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी की, एक टेबल के अंदर किसी एक कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं, और प्राइमरी की का मतलब होता है कि उस टेबल के दूसरे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देना। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो जैसे हमारा आधार नंबर, ये एक प्राइमरी की तरह काम कर सकता है। तो आधार नंबर से हमारा सारा डाटा निकल के आ जाएगा। सिमिलरली तो बाकी सारी चीज़ें की फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर आता है 3NF। तो 3NF जो होता है ये कहता है कि ट्रांजिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब टेबल्स के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहती है? मान लीजिए कॉलम A है, A जो है B के ऊपर डिपेंडेंट है और B C के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली A जो है C के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि जो की है, मान लीजिए हमारे टेबल में जो की है वो A है, तो बाकी जितने भी कॉलम है, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, तो सारे के सारे A के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, 3rd NF बोलते हैं इसको। फिर आता है BCNF। BCNF कहता है, BCNF जो है 3NF का थोड़ा सा रिफाइन प्रोसेस है। BCNF कहता है कि बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म ये कहता है कि एक टेबल में जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट की होने चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की होती है हमारी टेबल में जितने भी कॉलम्स ऐसे हैं जो प्राइमरी की बनाए जा सकते हैं, उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। अब हमारी टेबल में मान लीजिए हमने एक डिपेंडेंसी बनाई A टेंड्स टू B, एक हमने बनाई है C टेंड्स टू D, सपोज करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जो ये एरो है, इस एरो के जो लेफ्ट साइड वाला जो एट्रीब्यूट होता है इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो हमारी BCNF फॉर्म ये कहती है कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो प्राइमरी की बनने लायक होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो BCNF में आ जाएगा। फिर आता है 4th NF। तो 4th NF ये कहता है कि हमारी टेबल में MVD नहीं होना चाहिए। MVD क्या होता है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी हमारे सिस्टम में नहीं होना चाहिए। और एक होता है हमारे पास 5th NF। 5th NF जो होता है वो जॉइंट डिपेंडेंसी से रिलेटेड होता है, JD। तो ये JD का कंसेप्ट इसमें आता है, जॉइंट डिपेंडेंसी। जॉइंट डिपेंडेंसी ये कहता है कि मान लीजिए एक टेबल है, एक टेबल बड़ी सी टेबल थी A, उसको आपने 2 टेबल में तोड़ दिया, एक टेबल बना दी B और एक टेबल बना दी C, ठीक है। अब अगर हम वापस से B और C को जब मिलाएं तो A एग्जैक्ट हमें मिलना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंसी। तो ये 5th नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल ये होता है कि डेटाबेस में देखो सेंट्रलाइज डेटा होता है, तो उसमें एक साथ हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन्स एक साथ होते हैं, तो इसी को बोलते हैं कंकरेंसी। तो जब एक साथ वो होते हैं तो लेकिन सिस्टम की कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में एक ही काम कर पाता है, लेकिन वो इतने फास्ट तरीके से करता है कि हमें लगता है कि वो एक टाइम पे पैरेलली बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करता। वो सारा काम क्यू बना के करता है, पहले क्यू बना के करेगा। एक काम आएगा उसको कर देगा। अगर मान लो 100 काम एक साथ आ गए तो उनको क्यू बना के करेगा वो काम। तो इसी को बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंटली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को साइमल्टेनियसली कैसे हैंडल करना है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंकरेंसी कंट्रोल प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये कुछ कंसेप्ट थोड़े से समझ में आ गए होंगे, रिवीजन आपका हो गया होगा। तो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।